नारायणपुर गांव में दो भाई रहते थे। दोनों की सोच अलग अलग थी। विजय मेहनती किसान था। वह सुबह जल्दी उठकर अपने खेत में दिन भर मेहनत करता। विजय के चेहरे पर मेहनत की लगन और उम्मीद की झलक थी। विजय का परिवार ही विजय की ताकत थी। विजय अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। और दूसरी ओर विजय का छोटा भाई धीरज विजय के बिल्कुल विपरीत था। धीरज आलसी और स्वार्थी था। वह सारा दिन खाता और अपने खाट पर लेटा रहता और मेहनत तो जैसे उसके खून में नहीं थी। बस धीरज के शरीर में केवल आलस ही भरा था। धीरज के घर का हालत धीरज की वजह से दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था, पर उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी। देखो जी जेठ जी कितने मेहनती हैं। उनकी फसल हर साल लहलहाती है। इस बार भी देखो उनका फसल गांव में सबसे अच्छा हुआ है। बेचारे दिन रात बैलों की तरह खेत में जुटे रहते हैं और एक आप हैं जो 12 बजे तक सोते रहते हो। हाँ तो मेहनत हर कोई करता है, पर जिसका निखरता है लोग उसी की मेहनत को याद करते हैं। और मेरे बड़े भाई की मेहनत में निखार है तो हर कोई उनकी मेहनत की तारीफ करता है। और मेहनत का क्या हर किसी को फायदा थोड़ी मिलता है। और इतना कहकर धीरज फिर सोने लगता है। हे भगवान, मुझे कैसा आलसी पति मिला है। सोने के अलावा और इसे कुछ नहीं आता, सिर्फ बड़ी बड़ी बातों के अलावा। मेरी तो किस्मत फूट गई। वहीं मेरी जेठानी सुख करने लगी और एक मैं हूँ। दुख तकलीफ के अलावा जिंदगी में मुझे कुछ नहीं मिला। वही विजय का दिन खेत में मेहनत करते हुए बीता। इस बार विजय की फसल बहुत अच्छी हुई थी और विजय अपने फसल को लेकर बेहद खुश था। खेत में सब ठीक तो है। इस बार हमारा फसल गांव में सबसे अच्छा हुआ है। मुखिया जी बोल रहे थे कि विजय बहुत ही मेहनती और इस बार विजय का मेहनत जरूर रंग लाएगा। हाँ शांति, इस बार फसल उम्मीद से ज्यादा है। पूरे खेत में हरियाली छाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना पूरा होने वाला है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब तो हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। नीलम की पढ़ाई, नीलम की शादी, सब कुछ संभल जाएगा। ये फसल ही हमारी उम्मीद है। बस ऊपर वाला सब ठीक करे। गायत्री, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, तभी ये सब मुमकिन हो पाया है। अच्छा सुनो, हमारी गुड़िया नजर नहीं आ रही है, कहाँ है? आज हमारी गुड़िया विद्यालय गई है और बोल रही थी, मम्मी यदि पापा घर आएंगे तो बता देना कि उनकी गुड़िया खूब पढ़ेगी और पूरे प्रदेश में अपने पिताजी का नाम रोशन करेगी। अच्छा, हमारी गुड़िया इतनी समझदार हो गई। सुनो गायत्री, मुझे भूख बहुत लगी है, खाना ले आओ। सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, भूख से जान निकल रही है। गायत्री फट से खाना देती है और विजय खाना खाने लगता है। विजय जैसे ही खाना खाता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं और गायत्री से कहता है, अरे वाह, ये दाल चावल तो आज कमाल की है। सच कहूँ तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे हाथों का तो खाना खाकर सारी थकान गायब हो जाती है। आपको तो बातें बनाना तो अच्छे से आता ही है। अच्छा गायत्री, मैं सोने जा रहा हूँ। कल सुबह जल्दी उठना, कल गेहूं की कटाई करनी है। इस बार की फसल हमारी किस्मत बदल देगी। आप चिंता मत करिए जी, सब अच्छा ही होगा। भगवान को भी मालूम है आपने कितनी मेहनत की है। आपकी मेहनत जायज नहीं जाएगी। अच्छा अब आप सो जाइए। अगली सुबह होती है, खूब ठंडी पड़ती है, खूब बारिश होने लगती है। सारा दिन बारिश होता है। ऐसा लग रहा था कि विजय की सारी मेहनत पानी में बह गई। गायत्री, ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर ऐसे ही बारिश होता रहा तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। गायत्री, हम किसान लोग हैं, हमारा जीवन फसल पर ही निर्भर रहता है और बारिश देखकर लग रहा है कि हमारा बहुत ही बुरा समय आने वाला है। ऊपर वाला जाने क्या करेगा। आप चिंता मत करिए जी, सब अच्छा ही होगा। भगवान को भी मालूम है आपने कितनी मेहनत की है। आपकी मेहनत जायज नहीं जाएगी। अच्छा अब आप सो जाइए। बारिश जब थम जाती है तो वे दोनों खेत की ओर निकलते हैं। खेत का नजारा दिल और दिमाग दहला देने वाला था। आधे से ज्यादा फसल पानी में डूब चुकी थी। यह फसल जो कल तक विजय के मेहनत की निशानी थी, बारिश के कारण बर्बाद हो गई थी। ऐसा मानो कि एक झटके में विजय का सब कुछ छीन लिया था इस बारिश ने। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? तुझे हमारी मेहनत पर जरा सा भी रहम नहीं आया? जो तुमने हमारे साथ ऐसा किया,
आप खुद को संभालिए जी। हमें जो करना था हमने वो किया। अब जो हुआ उसमें हमारी क्या गलती है। आप खुद पर धैर्य रखिए जी और ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। गायत्री, अब भी तुम यही कह रही हो कि भगवान पर भरोसा रखूं। जब जब मेहनत करता था तब तब भगवान से कहता था कि हे भगवान, हमारी मेहनत को ऐसे बर्बाद मत होने देना। लेकिन देख रही हो गायत्री क्या किया उन्होंने। धैर्य रखने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं जी। हमारी गुड़िया का सपना पानी में बह गया। उसका सपना था कि पढ़ लिख कर मैं अपने पिताजी का नाम अपने पूरे प्रदेश में रोशन करूंगी। लेकिन इस बार इस बारिश ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारी सारी खुशी छीन ली। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठंडी आ चुकी है और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। पता नहीं इस बार की ठंडी कैसे कटेगी। हे भगवान, तू हम गरीबों के लिए ऐसा क्यों करता है? तुझे हमारी खुशी देखी नहीं जाती, जो तू हर बार कुछ ऐसा कर देता है कि जिससे हमें जिंदगी भर रोना पड़ता है। विजय और गायत्री का मन टूट चुका था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। क्या इतने में ही ये दोनों हार मान गए थे, या फिर ऊपर वाले ने इनके लिए कुछ और योजना बना रखी है? और इधर ये सब खबर विजय के छोटे भाई धीरज तक पहुंच गई। ये सब सुनकर धीरज के चेहरे पर अजीब सी खुशी झलक रही थी। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि वह राजा नहीं बन सकता। विजय हर साल मेहनत करता है, लेकिन दुर्भाग्य से हर बार वह मुंह के बल गिरता है। उसके किस्मत में ही धनवान बनने का योग नहीं लिखा है। हमें देखो, न हमने मेहनत किया न हमें दुख हुआ, और विजय हमारे बराबर ही रह गया। आपको शर्म नहीं आती? किसी के बर्बादी में इतनी खुश होते हो। अरे वो आपके बड़े भाई हैं। याद रखना, जो दूसरों पर हंसता है जग उस पर हंसता है। आज जेठ जी का समय गिर गया है, कल हमारा भी गिर सकता है। यह सब पर बारी बारी आएगा, और आपका भी फसल बर्बाद हो गया है, और इस बात की आपको जरा सा भी दुख नहीं है। हमें क्यों दुख होगा? ना हमने मेहनत किया ना हमें दुख हुआ। विजय ने मेहनत किया तो उसे दुख हुआ, और विजय ने तो उम्मीद का पहाड़ खड़ा कर लिया था। वह सोच रहा था कि इस बार हम राजा बन जाएंगे, लेकिन इस बारिश ने उससे सब कुछ छीन लिया। उसका सारा सपना धरा का धरा रह गया। जितना बड़ा सपना देखोगे, टूटने पर उतना ही तकलीफ होगा। और ना मैं सपना देखता हूँ ना मुझे तकलीफ होता है। मैंने राजा बनने का ख्वाब नहीं देखा, मैं गरीब ही ठीक हूँ। सपने देखना बुरी बात नहीं है। जेठ जी ने अपना सपना पूरा करने के लिए जी जान लगा दिए। अगर भगवान ने उनके मेहनत का मजाक बना दिया, तो आपको उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप पर क्या बीतती। विजय जैसा बनने वालों के साथ ऐसा ही होगा। अच्छा हुआ जो मैं उससे अलग हो गया, नहीं तो मेरे साथ भी ऐसा होता। वह बड़े भाई के नाम पर एक कलंक है। तुम ज्यादा दिमाग मत खराब करो मेरा। मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी जुबान पर एक ही नाम है, जेठ जी ऐसे हैं, जेठ जी वैसे हैं। तुमने हमारा दिमाग खराब कर दिया। धीरज को अपने बड़े भाई के बर्बादी से खुशी मिल रही थी, लेकिन धीरज की पत्नी जानती थी कि जो दूसरों के बर्बादी में खुश होता है, उसकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी और बहुत जल्द खुद का मजाक बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बारिश ने विजय के उम्मीदों को तोड़ दिया था, लेकिन विजय के लिए यह हार नहीं थी, एक नई चेतना थी। गायत्री, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करेंगे। सारी फसल बर्बाद हो गई। जिस जमीन को सींचने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, उसी जमीन ने मुझे आज धोखा दे दिया, मुझे मुंह के बल लाकर पटक दिया। हम तो अब बर्बाद हो गए। सुनिए जी, ये सब कहने से अब कुछ नहीं बदलेगा। वक्त हर किसी का परीक्षा लेता है। वक्त के परीक्षा में जो उत्तीर्ण होता है वही हीरे की तरह चमकता है। वक्त आज हमारी परीक्षा ले रहा है, तो हमें इस बुरे वक्त से बाहर निकलना है, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए। कैसे ना हार मानूं गायत्री, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। जो भी हमारे पास पूंजी था सब फसल में लगा दिया था। ठंडी आ गई है और हमारी गुड़िया की पढ़ाई भी रुक सकती है। हमारे पास जो उम्मीद थी अब वो भी बर्बाद हो गई है। अब हमें कौन सहारा देगा? हमें इस दलदल से बाहर कौन निकालेगा? सहारा खुद का होना चाहिए और उम्मीद ऊपर वाले से होनी चाहिए।
जब मेहनत और ईमानदारी साथ में होती है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। गायत्री, बातें करना आसान है, लेकिन उन रास्तों पर चलना बहुत कठिन है। सच्चाई ये है कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। इस बात को हम जितनी जल्दी मान लेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। सुनिए जी, ठंड का मौसम है। लोग इस मौसम में साल, स्वेटर, जूता इत्यादि यही सब खरीदते हैं। क्यों ना हम इसी का बिजनेस करते हैं। क्यों मजाक कर रही हो गायत्री? ये सब करने में पूंजी लगती है। हमारे पास खाने तक का पैसा नहीं है। इन चीजों का दुकान कैसे खोलेंगे? सुनो जी, मैंने थोड़े बहुत पैसे जोड़ कर रखे हैं और मेरे पास कुछ गहने हैं। उन गहनों को आप बेच दो और उन गहनों से जो भी रुपए मिलेगा और थोड़े बहुत जो पैसे कम पड़ेंगे, आप सेठ दयाराम से ले आना। सेठ दयाराम हमारी मदद जरूर करेंगे। सेठ जी से कहना कि जैसे ही मुनाफा होगा हम उनका कर्ज चुका देंगे। गायत्री, तुमने इतना पैसा जमा कर रखा था और हमें बताया तक नहीं। अगर आपको पहले बता देती तो आप किसी न किसी तरह खेत में लगा देते। अब वक्त आ गया है कि इन पैसों का सही इस्तेमाल हो। तुम सच में कमाल की हो गायत्री। मुझे हिम्मत हारने से पहले तुमसे पूछना चाहिए था। तुम हमारी ताकत हो गायत्री। मैं सेठ दयाराम से बात करूंगा। हमें कोशिश करनी होगी। तुम सही कह रही हो गायत्री। हमें बुरे वक्त को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम इस बुरे वक्त में जिंदगी भर के लिए फंस कर रह जाएंगे। बस मैं आपसे यही बात सुनना चाहती थी। आप उधार लेकर आए, फिर हम बाजार चलेंगे। हमें अब जी जान से मेहनत करना है, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। गायत्री का हौसला विजय की ताकत बन चुकी थी और उन दोनों ने तय कर लिया था कि अब हम हालात से हार नहीं मानेंगे। गायत्री की बात मानकर विजय सेठ दयाराम से उधार मांगने का निर्णय किया। कुछ ही देर बाद विजय सेठ दयाराम के घर पहुंचा। अरे विजय, आज महल में कैसे आना हुआ? सेठ जी, आपसे एक मदद चाहिए। अरे मैं तो लोगों की मदद करने के लिए ही बैठा हूँ। बताओ क्या चाहिए? सुना है इस बार की बारिश ने तुम्हारा फसल बर्बाद कर दिया। जी सेठ जी, इस बार की बारिश ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। विजय ने सब कुछ सेठ दयाराम को बताया। तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए विजय? सेठ जी, 50,000 रुपये चाहिए। जैसे ही मुनाफा होगा मैं आपको लौटा दूंगा। 50,000? ठीक है विजय, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। अगर तुमने समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन पर मेरा हक होगा। सेठ जी, जमीन, ये तो बहुत बड़ी शर्त है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका रुपया समय पर लौटा दूंगा। खेत देने का नौबत ही नहीं आएगा। भरोसा तो सबको होता है विजय कि मैं समय पर कर्ज लौटा दूंगा। याद रखना, समय पर कर्ज न लौटाने का मतलब जमीन मेरी। आप इस बात की चिंता मत करिए सेठ जी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं समय पर आपका कर्ज लौटा दूंगा, नहीं तो हमारे जमीन पर आपका हक होगा। सेठ विजय को पैसे दे देता है। अब विजय के लिए ये कर्ज बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अब विजय के सामने केवल दो ही रास्ते थे, या तो वह सफल होता या अपनी पूरी जमीन सेठ को दे देता। विजय सेठ दयाराम से पैसे लेकर घर लौट आया। सेठ जी ने पैसे दिए क्या? हाँ गायत्री, पैसे मिल गए। अरे वाह, अब तो हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखना, सब अच्छा ही होगा। सेठ जी ने तो पैसे दे दिया, लेकिन उनका शर्त बहुत बड़ा है। अगर हमने समय पर उनका पैसा वापस नहीं दिया तो हमारी जमीन पर उनका हक हो जाएगा। आप चिंता मत करिए, हमें भरोसा है अपनी मेहनत पर ऐसा समय कभी नहीं आएगा कि हमारी जमीन पर उनका हक होगा। आप बेवजह चिंता मत करिए, अपने काम पर फोकस करिए। सर्दी का मौसम है, साल स्वेटर लोग बड़े उतावले होकर खरीदेंगे। हमें बस ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करना है, बाकी सब अच्छा ही होगा। तुम्हारा भरोसा ही हमें हिम्मत दे रहा है गायत्री, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं चूक हुई तो हमारी जमीन चली जाएगी। चिंता मत करो, जब हमारा नियत और मेहनत साफ है तो ऊपर वाला भी हमारा ही साथ देगा। हम कल सामान लाएंगे। मैं आज ही जाकर किराए पर दुकान ढूंढ लेती हूँ। गायत्री की उम्मीद और विजय का मेहनत जिंदगी की नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। अगली सुबह होती है। खूब कड़ाके की ठंडी पड़ती है। इस ठंडी ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया था। लोग मजबूर हो गए थे गर्म कपड़े खरीदने के लिए। गांव का सूखी लाल अपनी पत्नी से कहता है, शालिनी, ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
हमें ठंडी में पहनने के लिए गर्म कपड़े खरीदना पड़ेगा। हम कल सुबह बाजार चलेंगे। ठीक है जी, लेकिन हमें बाजार जाने की क्या आवश्यकता है? हमारे गांव के पास ही विजय ने अपना खुद का शॉप खोला है। क्यों ना हम कल उसी के दुकान से गरम वाले कपड़े खरीद लें? ठीक है भाग्यवान, जैसा तुमको उचित लगे। पैसा सबको ही देना पड़ेगा। अगर हम विजय के यहाँ खरीद लेंगे तो रुपया घर में ही रह जाएगा। अगले दिन सुखीलाल और शालिनी विजय की दुकान पर जाते हैं। दुकान पर दोनों पहुंचते हैं तो देखते हैं कि विजय की दुकान पर खूब भीड़ लगी रहती है। 1 घंटा बाद सुखीलाल और शालिनी कपड़ा लेकर चल देते हैं। वही विजय को कपड़ा देते देते सुबह से शाम हो जाती है। जब विजय और गायत्री शाम को दुकान बंद करके घर आते हैं तो विजय गायत्री से कहता है, गायत्री, आज का दिन कितना अच्छा रहा। जितना हमने सोचा था उससे दुगना का बिक्री हुआ। मुझे तो डर लग रहा था गायत्री कि क्या मैं सेठ दयाराम का पैसा लौटा पाऊंगा या नहीं, लेकिन आज की बिक्री देखकर लग रहा है कि हम बहुत ही जल्द उनका रुपया लौटा देंगे। हे भगवान, ऐसे ही दया हम सब पर रखना। आज तो जश्न मनाने का मौका है जी। लगता है कि हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। गायत्री, जश्न तब मनाएंगे जब सेठ दयाराम का कर्ज चुका दूंगा। फिलहाल खाना निकालो, बहुत तेज भूख लगी है। ये लो आज की कमाई, इसे जाकर संदूक में रख दो। अब हमें और ज्यादा मेहनत करना होगा। अगले दिन गायत्री और विजय ने गर्म कपड़े बेचने की तैयारी शुरू कर दी। उनकी मेहनत और उम्मीद अब पहले से ज्यादा मजबूत थी। कुछ साल बीतता है। वो विजय जो उधार से अपना शॉप शुरू किया था, अब उसका शॉप एक ब्रांड बन चुका था और दूर दूर से लोग उसके दुकान पर कपड़े खरीदने के लिए आते हैं। अब विजय सर्दी गर्मी दोनों प्रकार के कपड़े बेचने लगा था। विजय की सफलता विजय के कड़ी मेहनत की गवाही देती है।